अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स की। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स का क्या काम है, इसे हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे और जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, इन तमाम चीजों को अब हम इस टॉपिक के अंदर कंप्लीटली देखेंगे और समझेंगे विद प्रैक्टिकल। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होने वाला है वेरिएबल्स को समझने के बाद, वो है जी ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स सबसे पहले क्या होते हैं और इनका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता दूं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, अभी हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, या अगर आप कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे इन फ्यूचर आप करोगे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स यूज होते हैं। जिस तरीके से हमारे पास मैथ्स के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इस तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी हमें बेसिकली इस तरीके के ऑपरेटर्स जो हैं वो मुहैया किए हुए हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स हम यूज क्यों करते हैं? जब भी हमें दो सेम टाइप ऑफ डेटा या दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को मैनिपुलेट करवाना है। ठीक है, अब मैनिपुलेट से मुराद उनको माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करवाना है और उसके बलबूते पर हम कोई एक रिजल्ट चाहते हैं, एक आउटपुट चाहते हैं, तब हमें ऑपरेटर्स की नीड होती है। अभी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ बेसिक ऑपरेटर्स को रीड आउट करेंगे। जावास्क्रिप्ट में कुछ एडवांस ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं, तो अभी हम उन ऑपरेटर्स को देखेंगे जिसका अभी हमें फिलहाल काम है, जिसको अभी हम यूज करेंगे और प्रैक्टिकल के अंदर उसको यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर उसका क्या सिंटैक्स रहने वाला है। तो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब भी हमें दो डिफरेंट डेटा टाइप को आपस में प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या इस टाइप का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अपनाना है, तब मुझे ऑपरेटर्स की नीड रहती है। तो सबसे पहला यूज होने वाला जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर जो आप इज इक्वल टू देख रहे हो, ये इज इक्वल टू का मतलब होता है, या इसका जो नाम है इसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? अभी आपने वेरिएबल्स बनाए थे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था और उनके अंदर आपने वैल्यूज प्लेस की थी। जो वैल्यूज आप किसी भी कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल बनाते हो, मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया x, तो मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल। अब ये यहाँ पे ये जो इज इक्वल आया है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइन करो वो वैल्यू जो इसके राइट हैंड में है, किसको? जो उसके लेफ्ट हैंड में है। तो यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा 45, तो ये बन गई मेरे पास पूरी एक स्टेटमेंट, और इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है x, और यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? ये एक, इसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है? जो भी वैल्यू राइट साइड में है वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड में। ठीक है, और x की वैल्यू को जब आप प्रिंट करवाओगे तो x में क्या स्टोर हो जाएगा? 45। तो किसी भी वेरिएबल को जब हमें कोई वैल्यू देनी होती है तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके आप प्रैक्टिकल देख भी चुके हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूं इसी प्रैक्टिकल को अगेन, तो देखें मैं अपने कोड एडिटर में आया हूँ, और कोड एडिटर में आने के बाद मैंने एक वेरिएबल x बनाया है, और यहाँ पे मैंने अब मुझे x को एक वैल्यू देनी है। देखो मैंने पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अब मुझे इस x को एक वैल्यू देनी है, तो मैं क्या करूंगा? x असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप वैसे मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स में ये इज इक्वल टू का साइन माना जाता है, यानी जब हम दो चीजों को, उसके इन दो चीजों की इक्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं कि ये चीज और इसके लेफ्ट वाली और राइट वाली चीज बराबर है या नहीं है, वो इक्वल है या नहीं। लेकिन यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर माना जाता है। अगर आपको इक्वालिटी चेक करनी होती है तो उसका एक अलग ऑपरेटर होता है, जो कि मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपली मतलब ये है कि वैल्यू असाइन करना वेरिएबल को, तो उसी के लिए हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि एक सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। मैंने लिखा 45, अब x में आ गया है 45। सिंपली जैसे जावास्क्रिप्ट में आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो मैंने उसके 2-3 मेथड्स आपको बताए हैं, तो यहाँ पर मैं उन्हीं एक मेथड को यूज कर लेता हूँ। अभी उन मेथड को भी मैंने क्लियरली आपको एक एक वर्ड का मतलब नहीं बताया, सो मैं आगे चल के आपको बता दूँ। अभी आप सिंपली यहाँ पे लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि डॉक्यूमेंट पर लिख दो, क्या लिख दो? इस वेरिएबल की वैल्यू को लिख दो।
तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, तो क्या होगा, मेरे यहाँ पे ब्राउजर में एक्स की एक वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी 45 ये लिखी। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं प्लस ऑपरेटर। इसको हम कहते हैं एडिशन या एडिशनल ऑपरेटर। इसका मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, दो वैल्यूज को जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं और दो सेम वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो अगर आपको दो नंबर्स को जोड़कर एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है या दो नंबरों को जोड़ना है, सो सिंपली आप एडिशनल ऑपरेटर का यूज करते हो। कैसे, देखो, मैंने एक वेरिएबल x बनाया, इसी तरीके से मैंने एक वेरिएबल y बनाया। देखें, अब इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर मुझे वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं यूज करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर का। जैसे x इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 50। अब हम सीख रहे हैं कौन सा, एडिशनल ऑपरेटर। एडिशनल ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, दो चीजों को जोड़ना। अब वो चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, दो वैल्यूज भी हो सकती हैं, या एक वैल्यू और एक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, अब वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, प्लस का साइन उन दो चीजों को जोड़ना होता है। लेकिन अगर मैं सिंपल नंबर्स की बात करूं तो दो नंबर आपस में जब जुड़ते हैं तो एक वैल्यू निकल करके आती है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखता हूं, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूं, उसको मैं नाम दे देता हूं आंसर, और इस आंसर के अंदर मैं x और y की वैल्यू को जोड़ दूंगा, x प्लस वाई। तो यहाँ ये जो ऑपरेटर यूज हुआ है, इसका मतलब है कि x में रखी गई वैल्यू जो आपने ये लिखी है और y में रखी हुई वैल्यू जो आपने ये लिखी है, इन दोनों को जोड़ दो और जोड़कर क्या करो, असाइन कर दो इस आंसर नाम के वेरिएबल में, और जो भी आंसर में वैल्यू आएगी उस आंसर की वैल्यू को सिंपली मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे देखें 45 प्लस 50 इज इक्वल टू 95, आ गया आंसर। तो ये होता है आपके पास प्लस ऑपरेटर। अब यहीं पर मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी तो मैंने यहाँ पे जस्ट दो वेरिएबल जोड़े, अगर मैं सिंपली यहाँ पे दो वैल्यूज जोड़ता हूँ तो मैं दो वैल्यूज भी जोड़ सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 45 प्लस 50 या 45 प्लस 45, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 45 प्लस 46। तो अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज जुड़ेंगी और जुड़ करके आपके आंसर नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे। तो अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो ये देखिए 90। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आता है, एडिशन ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक आता है जी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का काम क्या होता है, दो वैल्यूज को माइनस करना, यानी एक वैल्यू में से एक वैल्यू को माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होगा। अगर मैं सिंपली यहाँ पे 45 ही रहने देता हूँ और प्लस की जगह पर मैं माइनस कर देता हूँ, तो अब आप आंसर देखना क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 1 -1। ठीक है, तो हमें पता है कि जो साइन आती है वो बड़े नंबर की आती है, तो दो वैल्यूज माइनस होने के बाद जो भी बड़ा नंबर रहेगा साइन उसकी आएगी। इसी तरीके से हमारे पास ऑपरेटर आता है मल्टीप्लाई ऑपरेटर, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का मतलब होता है दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो हमारे पास कीबोर्ड में एक स्टैरिक का सिंबल होता है, और स्टैरिक रिप्रेजेंट करता है आपके मल्टीप्लाई के सिंबल को, इस तरीके से। तो यहाँ पर 45 स्टैरिक 46 का मतलब क्या हुआ, मैं कमेंट में बता देता हूँ क्या हुआ, कि 45 मल्टीप्लाई हो रहा है 46 से। देखें, तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से। एक और ऑपरेटर हमारे पास आता है डिवीजन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर से भी आप भी वाकिफ होंगे। डिवीजन ऑपरेटर का मतलब होता है दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करना।
तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, जहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा है वहाँ पे डिवाइड का साइन डाल दूंगा, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक स्लैश का ऑपरेटर है, तो दो वैल्यूज डिवाइड होंगी और जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप देखो कि ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, आगे हम सीखेंगे कि जब भी हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ रही होती है तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये तमाम चीजें अभी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जानेंगे। अभी जैसे आपको इतनी हाउन हो गई होगी कि ऑपरेटर्स का किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या काम है और उन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, और देन जब हम उसका यूज करते हैं तो अपनी वैल्यूज को हम कैसे मैनिपुलेट करवा सकते हैं अपने उन गिवन ऑपरेटर से जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए। आखिर में एक और बेसिक ऑपरेटर भी हमारे पास आता है और इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास होता है एक मॉड्यूलस ऑपरेटर, और इस मॉड्यूलस ऑपरेटर को बेसिकली का काम होता है, इस मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिवाइड की जगह पर अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर को लिख दूंगा तो जो भी रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 45। मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करता हूँ, अब की बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36 मॉड्यूलस 46, तो हमारे पास जो भी रिमाइंडर इन दोनों का आएगा वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो भी रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर जनरेट करता है, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा वो मॉड्यूलस ऑपरेटर से आप इजीली देख सकते हैं। अक्सर मैथ्स में आपने कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशंस देखी होंगी, जैसे 2 की पावर 3, ठीक है, इसी तरीके से 4 की पावर 5, यानी 4 को 5 टाइम इंटू करें तो क्या आंसर आता है, 2 को 3 टाइम इंटू करें तो क्या आंसर आता है। अगर इस तरीके की एक्सप्रेशंस मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करनी है तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑपरेटर आता है स्टैटिक, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का मतलब होता है जो भी नंबर है उसको इनटू कर दें इन दो ऑपरेटर के बाद दिए गए वाले नंबर से। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पर अभी अपनी इस लाइन्स को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं वेरिएबल x में आता हूँ, और वेरिएबल x के अंदर मैं कहता हूँ कि 2 की पावर 3। अब मुझे 2 की पावर 3 लिखनी, तो पावर को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डबल एक्सपोनेंट, यानी कि डबल स्टेरिक से, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, और 3 लिखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने x को प्रिंट नहीं करवाया, अब आप देखोगे कि जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा a। आगे इस तरीके से आप कोई भी पावर भी जनरेट कर सकते हो जिसके लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूं जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक आप दो जो टाइप का डेटा है वो अपने वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हुए आ रहे हैं। कौन कौन सा, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी वेरिएबल में अगर मुझे नंबर स्टोर करवाना है तो मैं नंबर स्टोर करवा सकता हूँ। कैसे, सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि बता दें मैंने यहाँ पे एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया, और अगर मुझे इसमें कोई नंबर स्टोर करवाना है तो स्टोर करवाना है वेरिएबल में, उसके लिए मुझे यूज करना है असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके अंदर जो भी नंबर होगा सिंपली मैं वो नंबर लिख दूंगा 56। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू वेरिएबल में 56 का जो एक डिजिट है वो स्टोर हो जाएगा, और इस डिजिट को अगर मुझे ऐड करवाना हो, सब्ट्रैक्ट करवाना हो किसी भी दूसरे वेरिएबल या गिवन नंबर के साथ, या मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, या इस पे मुझे इसकी एक्सपोनेंशियल पावर निकालनी हो, तो उसके लिए जो अवेलेबल ऑपरेटर्स हैं मैं उनका यूज करके इसकी पावर या दूसरे डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकता हूं, जो कि मैंने अभी आपको बताए। एक दूसरे टाइप का भी डेटा आप वेरिएबल में डाल सकते हो, वो कौन सा डेटा होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सिंपल, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमास से भी, ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास से भी। मतलब जो भी डेटा आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालोगे या जो भी डेटा आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डालोगे, इन दोनों ही सूरतों में वो आपके पास स्ट्रिंग कहलाएगा।
फिर चाहे वो एक सिंगल कैरेक्टर पर मुश्तमिल हो या मल्टीपल कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखता हूँ आई एम अ बॉय, तो भी ये स्ट्रिंग है। अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में भी कोई सेंटेंस लिख देता हूँ, मान लो कि ये सेंटेंस लिख देता हूँ आई एम अ बॉय, तो क्या हुआ, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग कहलाता है। अभी आप यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जब मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करता हूँ तो ये चीज अलाउ नहीं होती है। मैं ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसको यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, उन्हीं में से मैंने यहाँ पर एक तरीका अपना लिया। ठीक है, आई एम अ बॉय। इसी तरीके से आपके पास आप डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंगल एक कैरेक्टर भी लिख सकते हो। कौन सा? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा जस्ट समझ मैंने एम लिखा, और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कैपिटल एम लिखा। तो यानी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमास हो या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हो, वो डोनेट करता है आपकी स्ट्रिंग को, और उस स्ट्रिंग के अंदर आप एक सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकते हो या आप मल्टीपल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो जो वेरिएबल बनेगा जिसमें इस टाइप का डाटा जा रहा होगा, सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहने वाला, वो वेरिएबल बन जाएगा स्ट्रिंग। और जो वेरिएबल ऐसे रहने वाला है जिसमें आप सिंपल कोई नंबर स्टोर करवा रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल में हो, वो वेरिएबल आपका बन जाता है नंबर टाइप का वेरिएबल। तो अभी तक हमने सिर्फ इन दो ही डाटा टाइप्स को पढ़ा है। अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम मजीद डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे। अभी बताने का मकसद ये है कि जो ऑपरेटर्स मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेटर्स हैं वो दो टाइप के डाटा को मैनिपुलेट करने के काम में आते हैं। अगर मैं उन्हीं ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर की बात करता हूं जिसका नाम है प्लस, तो प्लस ऑपरेटर करता है दो नंबर्स को जोड़ता है और जोड़ने के बाद एक आउटपुट देता है। लेकिन अगर मैं एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 56 प्लस, और मैं यहाँ स्ट्रिंग में भी लिख देता हूं 56, अब आंसर क्या आएगा? देखें, अब जो आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा कि 56 प्लस 56, यानी कि 56 में 56 जुड़ेंगे तो एक आंसर आएगा, नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ जोड़ते हो, क्योंकि प्लस का काम तो जोड़ना ही होता है, वो तो जोड़ेगा ही, लेकिन जोड़कर अब वो क्या जोड़ रहा है, वो एक स्ट्रिंग को नंबर के साथ जोड़ रहा है। तो जब भी किसी स्ट्रिंग के साथ कोई नंबर जोड़ेगा तो वो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो जब दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा, आप देखोगे 56। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कमांड लिखता हूँ, और इस कमांड के अंदर अब की बार मैं अपने वेरिएबल नेम को प्लेस करवा दूँ। अब आप देखें आंसर क्या आ रहा है, 56। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग से हटा देता हूं तो जुड़ेगा तो अब भी, अब क्या जुड़ेगा, क्योंकि अब दो नंबर्स हैं, तो अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो अलग आएगा, 112। तो बताने का मकसद ये है कि चाहे आपको दो स्ट्रिंग जोड़ने हो, दो नंबर जोड़ने हो, एक नंबर या एक स्ट्रिंग जोड़ना हो, उसके लिए प्लस ऑपरेटर है। लेकिन जब आप आउटपुट रिजल्ट देखते हो तो इनके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। जब भी किसी स्ट्रिंग के साथ कोई नंबर जुड़ता है तो क्या होता है, वो नंबर आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है और वो उसको एज अ स्ट्रिंग जोड़ता है। तो दो स्ट्रिंग जब जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वो आपस में बस जुड़े हुए यानी कि मिले हुए दिखाई देंगे और उसका आपका आउटपुट आ जाएगा। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, देखिए आई एम अ बॉय, मैंने एक लाइन लिखी यानी कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, मैं भी यहाँ से ये हटा दूँ आई एम अ बॉय, और उसके बाद मैं नेम वेरिएबल में भी एक स्ट्रिंग पास करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेवलपर। अब ये दो स्ट्रिंग है, तो जब भी दो स्ट्रिंग को मुझे जोड़ के लिखना होता है तो मैं सिंपली यहाँ पे नेम प्लस वैल्यू वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास क्या होगा, नेम यानी कि सबसे पहले ये डेवलपर लिखा हुआ आएगा, प्लस वैल्यू, वैल्यू में क्या है, आई एम अ बॉय। तो आप दो स्ट्रिंग को ऐसे जोड़ करके भी अपने आंसर ला सकते हैं। डेवलपर, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गैप चाहिए तो मैं ऐसा करता हूँ, अच्छा गैप लाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस देन ये गैप आया और उसके बाद आपने ऐसे वैल्यू लिख दिया। अब आप देखो डेवलपर आई एम अ बॉय,
तो इस तरीके से आप दो स्ट्रिंग्स को, दो नंबर्स को, एक नंबर और एक स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हो ऑपरेटर्स की हेल्प से। जो ऑपरेटर्स अभी हमने पढ़े हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन, इनके एक शॉर्ट हैंड भी यूज होते हैं। वो शॉर्ट हैंड यूज करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं किन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स की बात करूं। देखिए, अगर आप चाहते हो कुछ इस तरीके की लाइन लिखना, मैं ऊपर वाला कोड फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम मजीद ऑपरेटर्स को पढ़ रहे हैं, और जो अब आगे वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं। किन ऑपरेटर्स के मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया x, और मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया x, और x में मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 45। अब मैं इस लाइन को ऐसे लिखना चाहता हूँ कि जो x वेरिएबल है उसके अंदर प्लस कर दो x प्लस 1। देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वेरिएबल x, यानी कि ये वेरिएबल्स का एक फायदा और भी है। एक तो आप वैल्यूज को स्टोर करते ही हो, साथ में अगर कोई वैल्यू उसमें है तो आप उस वैल्यू को मॉडिफाइड भी कर सकते हो। तो अभी एग्जैक्टली मैं उस वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसी वेरिएबल में रखी गई वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ एक नई वैल्यू से। तो पहले वैल्यू थी 45, अब मैं बोल रहा हूँ कि x में क्या करो, जो भी x में मौजूद है अभी, यानी कि 45, उसमें प्लस कर दो 1। तो x में अभी क्या है 45, प्लस कर दो 1, तो 45 प्लस 1 46, और रख दो, असाइन कर दो किसको, उसी x। तो अब x में क्या होगा 46, यानी कि अगर मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखाऊं तो अब आप देखोगे कि वैल्यू बेसिकली जो आ रही है वो कौन सी आ रही होगी 46। ये देखिए 45 पहले थी x की, लेकिन बाद वाली स्टेटमेंट ने क्या किया, एक न्यू वैल्यू असाइन की। तो जब आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स लिखते हो उनका एक शॉर्ट हैंड भी होता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए x इज इक्वल्स टू, तो मैं लिखूंगा प्लस इज इक्वल्स टू 1। अभी जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है प्लस इज इक्वल टू 1, इसका यही मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये प्लस इज इक्वल टू, जिसको हम कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यही है जो ऊपर वाली लाइन का मतलब है, चाहे आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, मतलब एक ही है। आउटपुट अभी भी 46 ही आएगा। देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस इज इक्वल्स टू, कुछ मैं ऐसे लिख देता हूँ कि देखें 6। अब आप देखना, मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका रिजल्ट अभी इफेक्ट ना हो। तो अब आप देखो क्या होगा, x यानी कि ये वेरिएबल को लो, और इसमें जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है 45, उसके अंदर 6 जोड़ के दोबारा उसी x को असाइन कर दो। तो 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 51। ये देखो, इसी तरीके से अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो इसका शॉर्ट हैंड होता है हमारे पास माइनस इज इक्वल टू 6। अगर आप स्टेटमेंट लिखते हो x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका हमारे पास शॉर्ट हैंड होता है x इज इक्वल टू स्टेरिक इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये एक ही बात है, मतलब जो इफेक्ट इस स्टेटमेंट में पड़ेगा वही स्टेटमेंट इफेक्ट इसी स्टेटमेंट में पड़ेगा। यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ये सिर्फ शॉर्ट हैंड है आपकी इन स्टेटमेंट्स का। ठीक है, और यही आप डिवाइड के साथ भी यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और आप यूज कर सकते हो मॉड्यूलस के साथ भी, जो रिमाइंडर आता है उसके साथ भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये कुछ डिफरेंट ऑपरेटर्स थे जो कि बेसिक पहले मैंने आपको बताए, और उनका मैंने आपको रिजल्ट बताया। उसके बाद उनका जो शॉर्ट हैंड है वो भी मैंने आपको बताया कि आप कैसे इन शॉर्ट हैंड को जोड़ सकते हो। दो स्ट्रिंग को आपस में कैसे जोड़ते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए भी हम प्लस ऑपरेटर का ही यूज करते हैं। और जब आप किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ जोड़ते हो तो वो बाद में जुड़ने वाला जो नंबर होता है वो भी आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑपरेटर आता है, हमारे पास एक ऑपरेटर आता है प्लस प्लस, और एक ऑपरेटर आता है माइनस माइनस, जिनको हम इंक्रीमेंट और माइनस माइनस को कहते हैं डिक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इनका यूज कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगेन मैंने एक वेरिएबल बनाया x, और इस x में मैंने एक वैल्यू दे दी 45।
अच्छा, आप एक बात याद रखना, अभी आपने जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं इनका यूज हम बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ही करते हैं। थोड़ा बहुत आप स्ट्रिंग के साथ कर रहे हो, वो भी सिर्फ प्लस का यूज कर रहे हो, लेकिन बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका तमाम का यूज आप सिर्फ अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए ही करते हो। ठीक है, तो जब भी आप कुछ मैथ्स के फंक्शन या कुछ कैलकुलेशन टाइप अपनी स्क्रिप्टिंग में जोड़ना चाहते हो तब इनकी नीड रहने वाली इन ऑपरेटर्स। तो ये क्योंकि बेसिक ऑपरेटर्स हैं, हर कोई इन ऑपरेटर से जानता है, आप अपने स्टैंडर्ड्स पास आउट करते हुए आ रहे हो और वहाँ पर आपको इन तमाम ऑपरेटर्स की पहचान होती है और आपको पता होता है कि पर्टिकुलर ऑपरेटर का क्या फंक्शन रहने वाला है। बस उन्हीं ऑपरेटर्स को उठा करके जावास्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड करवा दिया गया है और उसका वही रिजल्ट है जो कि आप एक नेचुरल वे में उनका रिजल्ट देखते हो। फिर भी मैंने उनका प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया। आपने एक वेरिएबल बनाया x और आपने लिखा x इज इक्वल टू 45। अगर मैं कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, x इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी अपने इस नंबर को, जो भी अवेलेबल नंबर है मेरे वेरिएबल में, उसको एक से इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, यानी उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ एक। पहले लाइन में क्या हो रहा था, आप एक भी जोड़ रहे थे प्लस इज इक्वल टू से, और एक से ज्यादा भी जोड़ सकते थे। ठीक है, वो जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही जुड़ेगा। तो उसके लिए बजाय इतनी लंबी स्टेटमेंट आप लिखो, सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो x प्लस प्लस, सिंपल। और क्या होगा, x में अवेलेबल वैल्यू जो भी होगी वो एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी, और इंक्रीमेंट होने के बाद आप उसका प्रिंट देखोगे तो अब की बात जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 46 है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू डाली, अब आप देखो क्या होगा, 46 आ गया। यही है सिंपल। और इसी तरीके से अगर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करता हूं तो जो भी अवेलेबल वैल्यू वेरिएबल x में है उससे क्या होगा, एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो जो भी अवेलेबल वैल्यू है 45 से एक इंक्रीमेंट होगा तो 44। देखिए, जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स में एक आखिरी चीज जो बतानी जरूरी है वो होता है जी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है जब आप मल्टीपल ऑपरेटर्स एक ही स्टेटमेंट में यूज कर रहे हो। कैसे, मैंने बनाया एक वेरिएबल आंसर और मैं इस आंसर में चाहता हूं दो वैल्यूज को प्लस करना। जैसे मैं चाहता हूं 45 प्लस 45, और मैं चाहता हूं कि इसमें माइनस हो जाए 2, और मैं चाहता हूं कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाए 2, और जो भी आंसर आए वो आंसर में आ जाए। और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आंसर को 10 के बाद। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा, एरर इसमें नहीं आएगा कि कोई आपने एक्सप्रेशन गलत लिखी, नहीं। अभी अगर आप आंसर प्रिंट करवाओगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, देखें 86, लेकिन आंसर गलत आ रहा है। क्यों, सबसे पहले हो रहा है 45 प्लस 45, और जो भी आंसर हो रहा है उसमें से माइनस कर दे 2 और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दे 2। लेकिन अगर आप चाहते हो अपनी स्टेटमेंट में पहले कोई चीज करवाना, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं अभी 45 प्लस 45, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होती है ना, सबसे पहले कर्सर आएगा, कंपाइलर आएगा 45 प्लस 45, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पहले 45 प्लस 45, मैं ये चाहता हूं सबसे पहले 2 इंटू 2 हो जाए, उसके बाद जो भी इन पर आंसर आए उसके बाद उसमें से 45 माइनस हो, फिर 45 आ जाए। तो इस तरीके से करवाने पर आपको जो ऑपरेशन पहले करवाना होता है उस ऑपरेशन को आप ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो ऐसे, और फिर उसके बाद के ऑपरेशन अप्लाई होंगे। तो अब जो आंसर आएगा वो 86 ना आकर के, तो अब आप देखें मैंने क्या किया, मैंने कहा कि पहले 45 प्लस 45 हो, यानी कि 45 प्लस 45 90, और उसमें से 2 माइनस हो, और फिर वो इंटू हो जाए 2 से। तो अब की बार जो आंसर आया आप देखोगे वो आंसर आया हमारे पास 176। तो इस तरीके से हमें जो ऑपरेशन पहले करवाना होता है उस ऑपरेशन को हम ब्रैकेट में रखते हैं और देन फिर उसके बाद चलता है। ओके, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेटर्स के बाद
वो आता है जी जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप का। अभी मैंने आपको बेसिक ऑपरेटर्स बता दिए कौन कौन से होते हैं और उनका क्या रिजल्ट रहने वाला है और हम उनको कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है आपके पास जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल आपने बनाया है उसमें जो वैल्यू है या जो डेटा है वो किस टाइप का है, उसी को हम कहते हैं डेटा टाइप। या वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर किया जा रहा है, तो वो होता है आपका डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास बहुत तरीके का डेटा अवेलेबल है। अभी हमने सिर्फ 2 ही डेटा को कवर किया है। कौन कौन सा, जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाते थे एक्स करके और उसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करवा देते थे, तो ऐसे डेटा टाइप को हम बोलते हैं नंबर। इसी तरीके से अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता था और यहाँ पर मैं लिख देता था नेम और यहाँ पर मैं कोई भी नेम स्टोर करवा सकता था सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो इसको हम कहते थे स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया। तो ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। क्यों, उसमें एक वैल्यू स्टोर है। जो नेम वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए। कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए हैं, इट्स मीन कि वो स्ट्रिंग है। तो सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हम स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेरिएबल आप बनाते हो अपने जावास्क्रिप्ट में वो एक डायनामिक वेरिएबल होता है। डायनामिक वेरिएबल का मतलब एक वेरिएबल जिसके पास एक वैल्यू है और आप अपने प्रोग्राम में उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो किसी भी टाइम पर जाकर, किसी भी लाइन पर जाकर और कभी भी। तो ऐसा वेरिएबल जो लेट या वार कीवर्ड की बेहाफ पर बनाया जाए, उस वेरिएबल में स्टोर वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, आप उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे टाइप की वैल्यू से भी इंटरचेंज कर सकते हो। देखो मैं इस बात को भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, आपने एक वेरिएबल बनाया x, ठीक है। आपने इस x नाम की वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू दे दी 45। अब यहाँ पे अगर मैं x का डेटा टाइप पूछूं तो क्या होगा, नंबर। क्यों, क्योंकि x में एक नंबर स्टोर है तो उसका डेटा टाइप नंबर हुआ। अगर मैं इसी 45 को डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूं तो अब इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हुआ, स्ट्रिंग। क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमास हो या चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हो, ये दोनों ही हमें स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास क्यों यूज करते हैं। मतलब खाली आप डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज कर लेते, उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि जब भी हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में डबल इन्वर्टेड कॉमास अंदर यूज करने हो, यानी एज अ चाइल्ड, तो हम नहीं यूज कर सकते। उसके लिए हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज करना पड़ेगा। या अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करना चाहो तो भी आप नहीं यूज कर सकते। बहरहाल ये प्रीवियस लेक्चर की बात थी तो मैं आपको वहां पे ऑलरेडी इसको डिस्कस करवा चुका हूँ। अभी हमारा मकसद सिर्फ डेटा टाइप्स को पढ़ना है कि वेरिएबल में किस किस टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको 2 ही डेटा टाइप बताया, एक नंबर स्टोर किया जा सकता है और एक स्ट्रिंग स्टोर किया जा सकता है, लेकिन और भी बहुत तरीके के डेटा टाइप हैं। और फर्दर जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी मैं एक एक डेटा टाइप आपको बताता चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कौन कौन से डेटा टाइप हैं। प्रैक्टिकल हम आगे जाकर के देखेंगे। अब डायनेमिक वेरिएबल की बात हो रही थी कि अगर x में किसी भी टाइप का डेटा है जैसे कि स्ट्रिंग है, तो उसी x को मैं रिप्लेस करवा सकता हूँ किसी भी दूसरे टाइप के डेटा से। तो अगर मैं यहाँ पे 45 लिख देता हूँ तो पहली स्ट्रिंग का 45 था, अब नंबर का 45। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं अगर वेरिएबल x की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँ तो अब हमारे पास आंसर आएगा 45। लेकिन अगर स्ट्रिंग का भी होता 45 तो ऐसे ही नजर आता। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब इसी x को मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ एक स्ट्रिंग से, और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ अपने चैनल का मैंने नाम लिख दिया। और यहाँ पे देखिए हमने इसको अगेन रिफ्रेश किया और यहाँ पे चेंज हो गया। तो वेरिएबल x क्या हुआ, एक डायनामिक वेरिएबल हुआ, यानी जिसकी वैल्यू को आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी वैल्यू से चेंज करवा सकते हो। यानी वेरिएबल के 2 फायदे हैं, एक वैल्यूज को स्टोर करना और दूसरा उन वैल्यूज को मॉडिफाई या रिप्लेस करना।
ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो अब जो ऊपर एक इशू आ रहा था उसी इशू को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन मैं यहाँ से अपने इस डेटा को जो हूँ डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया x। अब इस x नाम के वेरिएबल के अंदर मैं एक वर्ड लिखता हूँ हेलो। देखिए मैंने हेलो लिखा, अभी सिंपल क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं x की वैल्यू को चेक करता हूँ तो हमारे पास हेलो प्रिंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखता हूँ तो आप देखो हमारे चैनल का नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। साइज सेव नहीं करवाया था तो ये देखिए आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कॉमा यूज करता हूँ तो भी आप देखो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करता हूँ तो भी आप देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया कि डबल इन्वर्टेड कॉमाज हो या सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज हो, दोनों ही सूरतों में आपका स्ट्रिंग मैनिपुलेट हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड क्यू है, मान लो इसको मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना चाह रहा हूँ, कैसे, कुछ ऐसे, तो मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में लूंगा। लेकिन अब क्या होगा, एक एरर आ जाएगा। एरर क्या है, जब आप किसी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे हो तब प्रिंटिंग नहीं होती और एक एरर आ जाता है। यहाँ पे देखें, एरर चेक करने के लिए मैं F12 प्रेस करूंगा, कंसोल विंडो में आऊंगा ब्राउजर की, और वहां पर जाने के बाद कंसोल टैब के अंदर मैं एग्जैक्टली जो हूँ अपना एरर चेक करूंगा। तो एरर मेरे पास क्या आ रहा है, एन अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर आपने लिखा है, वो उसको चेक नहीं कर पा रहा। जब भी आपने ऐसी सिचुएशन लिखनी होती है तब आप क्या करते हो, जैसे कि मान लो कि मुझे अनवर्ड टू अवेयर के अंदर जो क्यू है, इस क्यू को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में यूज करना है, तो मैं जो उसके बाहर वाले हैं उसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा, कुछ ऐसे। तो अब कोई एरर नहीं है, अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमास अंदर यूज हुआ है और एग्जैक्टली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में प्लेस हो रहा है, ठीक है। और अगर मुझे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में यूज करना होगा तो मुझे बाहर वालों को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेना पड़ेगा, ऐसे। तो प्रॉब्लम समझ में आई। प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर आपने अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है तो स्ट्रिंग को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लेना पड़ेगा, और अगर आपको अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में किसी कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर्स को लेना है तो आपको पूरे स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमास में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, बाहर वाला भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही रहे या बाहर वाला भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ही रहे और अंदर आपको जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लेना है, तब तो एरर आएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी सिचुएशन में भी हमारे पास हेल्प है क्या, कि आप ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं इनको स्लैश के साथ ले लोगे। तो देखिए अब आपके पास क्या हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमास आ गए, ये देखिए आ गए। तो यहाँ पे हम अपने गैप खत्म कर देंगे तो गैप भी यहाँ पे एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप अपने पूरे के पूरे डेटा को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लेना चाहते हो और उस स्ट्रिंग के अंदर भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना चाहते हो तो भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये देखिए तो अब भी कोई एरर नहीं आएगा, पहले एरर आ रहा था लेकिन अब एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, बस सिंपली स्लैश से यूज करना है। या दूसरा तरीका क्या है, आप बाहर वालों को डबल कर दो, अंदर वाले को सिंगल कर दो, या बाहर वाले को सिंगल कर दो, अंदर वाले को डबल कर दो। लेकिन अगर बाहर वाले को आपको डबल ही रखना है और अंदर आपको डबल यूज करना है तो आप स्लैश के साथ यूज कर सकते हो, और बाहर वाले को सिंगल करते हो और अंदर भी सिंगल करना है तो आप सिंगल यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास आती है नंबर और स्ट्रिंग से हटके, तो मैं आपको बता दूं नंबर के बारे में भी एक बात, कि जब आप कोई नंबर स्टोर करवाते हो किसी भी वेरिएबल में, मान लो मैंने एक वेरिएबल y बनाया और अभी तक मैंने सिंपल यहाँ पे नंबर रखा, तो ये नंबर आपके पास कितने तरीकों का हो सकता है,
ये नंबर आपके पास पॉजिटिव 45 हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये नंबर यानी इस 45 और इस 45 का मतलब एक ही है जो अभी मैंने लिखा है। इस नंबर को आप नेगेटिव वैल्यू के साथ भी लिख सकते हो ऐसे। यहां पर आप डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हो 0.96। तो अब ये पॉजिटिव काउंट होगा तो चाहे प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है। और इसको आप नेगेटिव वैल्यू के साथ भी लिख सकते हो, जैसे कि 0.36, यानी कि कोई भी डेसिमल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपकी नंबर ही कहलाती है। जैसे स्ट्रिंग होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे ही नंबर जिस नंबर ही नहीं है वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, और डेसिमल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दी। तो यहाँ पे चाहे इनमें से कोई भी टाइप का नंबर आ रहा हो किसी भी साइन के साथ, वो वेरिएबल का जो डेटा टाइप रहने वाला है नंबर ही रहने वाला है। ठीक है। एक और हमारे पास डेटा टाइप होती है जिसको हम कहते हैं बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप की सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। यानी किसी वेरिएबल में अगर आपने जस्ट ऐसे ट्रू लिखा है तो वो वेरिएबल की जो टाइप रहेगी वो हो जाएगी बूलियन। ठीक है। या अगर उस वेरिएबल में आपने फॉल्स लिखा हुआ है तो भी उसकी टाइप क्या रहेगी, बूलियन। तो यहाँ पर चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये दो ही वैल्यूज होती हैं बूलियन की। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि बूलियन डेटा टाइप हम कहाँ यूज करते हैं। अभी तक तो हमने नंबर्स को यूज किया, स्ट्रिंग को यूज किया, तो ये ट्रू एंड फॉल्स कहाँ यूज होता है। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ, आगे जब हम कंडीशंस बनाएंगे तो कंडीशंस जब बनती हैं कैसे बनाई जाती हैं, क्या होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। जब भी कंडीशंस बनाई जाती हैं तो कंडीशंस की एक वैल्यू निकलती है, चाहे तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है, दो ही वैल्यू होती है, तीसरी कोई वैल्यू नहीं होती। तो वो भी एक डेटा टाइप है ना, एक डेटा ही निकल के आ रहा है ना, तो वो जो डाटा निकल के आ रहा है उसकी भी तो कोई ना कोई टाइप होगी, तो वो टाइप बूलियन कहलाती है जिसकी दो ही वैल्यूज होती है। इसी तरीके से मैंने एक वेरिएबल बनाया z। एक हमारे पास डेटा टाइप होती है एरे। एरे कैसे यूज होते हैं, क्या होते हैं, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ बता रहा हूं कि डेटा टाइप कौन कौन सी होती है। तो एरे भी एक डेटा टाइप होती है जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर हम वैल्यूज लिखते हैं, मल्टीपल वैल्यूज। यानी ये एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसपे हम मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 45, 65, यानी एक ही वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज दी जा सकती हैं। अभी तक हम एक सिंगल वैल्यू दे रहे थे, चाहे वो स्ट्रिंग हो या वो नंबर हो या वो बूलियन हो, लेकिन अगर आपने किसी भी वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज देनी है तब हम एरे टाइप को यूज करते हैं। और एरे को डिनोट करना सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दूं तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, यानी स्क्वायर ब्रैकेट एरे को रिप्रेजेंट करता है और कर्ली ब्रेसेस आपके ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आगे हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप है, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं अनडिफाइंड, यानी ऐसा वेरिएबल जिसमें किसी भी टाइप का डेटा ना दिया गया हो और उस वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो, तो उसमें हमारे पास एक रिजल्ट आता है अनडिफाइंड, जिसका मतलब ये भी एक डेटा टाइप है, यानी कोई डेटा का ना होना भी एक डेटा टाइप ही है। तो वेरिएबल में किस टाइप का डेटा रखा गया है या किस टाइप का डेटा हो सकता है, वो मैंने डेटा टाइप्स आपको बताए। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के हमने ऑपरेटर्स को कवर किया, देन हमने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट में के वेरिएबल्स जो बनाते हैं उन वेरिएबल्स में कितने टाइप का डेटा रखा जा सकता है और कौन कौन सा डेटा होता है। ठीक है। तो क्लियरली हमने यहाँ पर इन तमाम बातों को जाना।